गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग को। टाइम आफ्टर टाइम, टाइम के बाद टाइम मतलब टाइम टू टाइम जो चीज़ हो रही है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। मान लो तारीख पे तारीख। ऑन आरबीआई रेपो रेट कट, जो ये आर्टिकल है वो किस पे, आपका आरबीआई रेपो रेट कट पे। रेपो रेट में जो कट किया आरबीआई ने उसके ऊपर ये आपका आर्टिकल है। रेपो रेट आप लोग जानते हो क्या होती है। जो मान लीजिए जब आरबीआई बैंक को क्या करता है, लोन वगैरह देता है जिस पे वो इंटरेस्ट लगाता है जिस रेट पे, उसको रेपो रेट बोलते हैं। उसमें उसने क्या किया है, कट किया है। द आरबीआई माइट हैव प्लेड, आरबीआई माइट हैव प्लेड, प्ले कर चुका होगा। हैव है परफेक्शन को बता रहा है, माइट का मतलब होगा, उस तरीके से अपने प्रोबेबिलिटी को बताता है 50% को। ठीक है, होगा। तो माइट हैव प्लेड का मतलब कर चुका होगा। प्लेड आउट इट्स हैंड, अपने हाथ को प्ले कर चुका, मतलब अपने जो मान लीजिए एक मेथड को बोल सकते हो आप। फॉर नाउ, अभी के लिए। विद द लेटेस्ट रेपो रेट कट, किसके साथ, लेटेस्ट रेपो रेट कट के साथ। यहाँ पे अपनी अगर बात करें तो नाउ यूज हुआ है और माइट यूज हुआ है। तो आप बोलोगे सर माइट तो पास्ट के लिए यूज होता है, प्रेजेंट के लिए तो क्या होता है आपका मे यूज होता है। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मे प्रेजेंट के लिए यूज होता है तो माइट आपका क्या होता है, वो भी प्रेजेंट के लिए यूज हो जाता है, पास्ट के लिए भी यूज होता है। उसकी दो वर्किंग होती है, प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सकता है मतलब फ्यूचर में अपनी बात करें, और पास्ट के लिए भी यूज हो सकता है। तो माइट प्रोबेबिलिटी को बताता, तो ये मैक्सिमम को बताएगा, ये मिनिमम पे बता देगा। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। कैन कोड वगैरह इन सब के अंदर ये चीज़ होती है, समझ में आया चीज़। तो आपका कुड क्या है, प्रेजेंट के लिए भी यूज हो जाता है और पास्ट के लिए भी यूज हो जाता है। अगर मिनिमम एबिलिटी को बताएगा तो प्रेजेंट के लिए, और अगर पास्ट में बताएगा कैन की तरह यूज होगा पास्ट के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका कुड, आपका पास्ट के लिए यूज हो जाएगा। दो दो वर्किंग होती है इनकी अपनी। ये सारी चीज़ें चेक करते चलेंगे, साथ साथ जो एलिमेंट आएगा उसकी सारी वर्किंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को पता लग जाए कौन से एलिमेंट की क्या क्या वर्किंग होती है। नेक्स्ट वन में अपने चले हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने एडिटोरियल को। द आरबीआई हैज़ वंस अगेन, आरबीआई हैज़ वंस अगेन, आरबीआई के पास है फिर से, स्टेप्ड अप, तो पास नहीं है, एज ए मैन एक्शन वर्क नहीं कर रहा। हैज़ यहाँ पे डज हैव जो आपका है ये एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज हुआ है। यहाँ पे हैव की दो वर्किंग होती है, एज ए मैन एक्शन भी हो सकता है और एज ए एलिमेंट ऑफ, एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन कैसे पता लगा, क्योंकि आगे कोई उसका मैन एक्शन पड़ा हुआ है। तो मैन एक्शन पड़ा हुआ है तो क्या है आपका एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। और स्टेप अप यहाँ पे क्या है, V3 यहाँ पे हो जाए कि वो अपने आप कन्वर्ट कर ले। स्टेप अप का मतलब आगे बढ़ना, कहीं पे पहुंचना। तो आरबीआई हैज़, वंस अगेन को एक बार हटाकर देख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं। वंस अगेन को हैज़ स्टेप्ड अप, आरबीआई स्टेप अप कर चुका है। वंस अगेन क्या, फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अब जोड़ दो, एक बार हटाकर उसको पढ़ लिया करो, उसके बाद वापस से जोड़ दिया करो। आरबीआई हैज़ वंस अगेन स्टेप्ड अप, आरबीआई एक बार फिर से स्टेप अप कर चुका है, मतलब आगे आ चुका है। स्टेप अप कहाँ तक, टू द प्लेट, प्लेट की तरफ। प्लेट का मतलब क्या है, कोई प्लेट नहीं है ऐसे कि प्लेट लगी हुई है उसकी तरफ आरबीआई आ गया खाना खाने के लिए। प्लेट का मतलब उस पॉइंट की बात कर रहा है या फिर उस बेस की बात कर रहा है, एक सिचुएशन की बात कर रहा है। एट द राइट टाइम, सही टाइम पे। अप टू द प्लेट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट, अपने बोल सकते हैं बेस पे, परफेक्ट जगह पे। एट द राइट टाइम, राइट टाइम पे विद किसके साथ आया है, आपको क्वेश्चन पूछना है समझने के लिए। विद मेजर्स, स्टेप्स के साथ, दैट विल रिड्यूस, जो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो दैट विल यूज हुआ है किसके लिए, दैट के लिए यूज हुआ है। तो दैट यहाँ किस तरह वर्क कर रहा है, दैट के बाद में मॉडल है। दैट की तीन वर्किंग होती है, की जो वह तीनों माइंड में चलनी चाहिए, आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए तीनों वर्किंग की। तो यहाँ पे जो दैट है उसके बाद मॉडल है, इसका मतलब दैट किस तरह से वर्क कर रहा है, जो की तरह वर्क कर रहा है। दैट विल रिड्यूस, रिड्यूस करेगा। और दैट किसके लिए यूज हुआ है, मेजर्स के लिए। मेजर्स जो कि क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट को। एंड ईज द फाइनेंशियल बर्डन, और ईज करेंगे किसके, फाइनेंशियल बर्डन को ऑन बिजनेसेस, किस पे, जो बिजनेसेस पे है बर्डन। ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, किसके कारण है बर्डन, किसके कारण, ड्यू टू द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बड़े हुए लॉकडाउन के कारण जो बर्डन है। तो अपने यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से मिलेगा, विल के बाद मिलेगा। चेक करने का तरीका देख लो। सेकंड वाला जहाँ से रिफ्लेक्शन ले रहे हो वहीं से सेकंड, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपका क्या है, सही जा ही रहा है, वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो जो सेकंड वाली जो बात होती है ना, उसको क्या करो, एंड के बाद वाली जहाँ से रिफ्लेक्शन ले रहे हो उसके बाद जोड़कर देख लो। तो अभी अपने यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल के बाद देखते हैं ऑफ ईज। ऑफ ईज क्या होगा, इज तो एक्शन है ना, कम करना किसी चीज़ को, गलत हो गया, ऑफ ईज नहीं होगा। उसके बाद में कोस्ट के बाद है कॉस्ट इज, कॉस्ट कम करना, कॉस्ट इज, कॉस्ट इज कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि ये एक्शन है। द रिड्यूस द कॉस्ट इज, कॉस्ट इज को रिड्यूस करेगा। द यूज हुआ नाउन की तरह यूज किया तो ये इजीनेस हो सकता था, इज तो आपका फिर से गलत हो गया। उसके बाद में अपने बात करें, द इज तो होगा नहीं, द इज कॉस्ट,
ईज कॉस्ट कोई मीनिंग नहीं आ रहा, रिड्यूस करेगा ईज मतलब जो कम कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा, कम कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। रिड्यूस ईज दोनों एक्शन हो गए, रिड्यूस करेगा ईज करेगा, कम करेगा, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। विल के बाद विल ईज करेगा, रिड्यूस करेगा और ईज करेगा, मतलब ईजी बनाएगा किसको, फाइनेंशियल बर्डन को कम करेगा। तो आपका रिफ्लेक्शन यहाँ से कहाँ है, विल के बाद से है, ये अपना करेक्ट पता लग गया ना रिफ्लेक्शन कैसे ढूंढना है। आगे बात करें विद फ्राइडे इज रेपो रेट कट ऑफ 40 बेसिस पॉइंट्स, विद साथ में, किसके साथ में, फ्राइडेज रेपो रेट कट, फ्राइडे का जो रेपो रेट कट है उसके साथ। और रेपो रेट कट कितने का था, 40 बेसिस पॉइंट्स का जो रेपो रेट कट था। द RBI हैज सेव्ड ऑफ, RBI क्या कर चुका है, सेव ऑफ का मतलब हटा चुका है, खत्म कर चुका है, क्या, सेव्ड ऑफ 1.15, सेविंग करते हैं ना, सेविंग दाढ़ी बनाना, तो मतलब हटाना, बालों को हटाना, तो सेव करते हैं उसको। तो हैज़ सेव्ड ऑफ का मतलब क्या है, हैज़ का सब्जेक्ट क्या है, RBI सेव ऑफ। अब 40 बेसिस पॉइंट का अपने बात करें तो क्या होते हैं, 0.4 पॉइंट्स, 0.40 पॉइंट्स से कम कर देना। जैसे मान लीजिए 5.80 है कोई चीज़, तो उसको 5.40 कर दिया, मतलब 40 पॉइंट्स उसमें हटा दिए ना। जैसे 5.70 की बात करें, 5.30 कर दिया, तो कितने बेसिस पॉइंट कम किया, 40 बेसिस पॉइंट, उनको बोलते हैं जो पॉइंट्स के अंदर 40 पॉइंट्स, ठीक है, 40/100 बोल सकते हो आप, ठीक है। द RBI हैज सेव्ड ऑफ 1.15%, 1.15% पॉइंट्स को क्या कर दिया, सेव ऑफ का मतलब हटा चुका है, फ्रॉम द रेट चार्ट से इन 58 डेज, कितने दिनों में, 58 दिनों में। मतलब क्या हुआ, फ्राइडे के रेपो रेट कट के साथ RBI कितने टोटल कितना कर चुका है, 1.15% को क्या कर चुका है, पॉइंट्स को रेट चार्ट से हटा चुका है इन 58 डेज में। जो ये 58 डेज है ना पिछले वाले, उनसे सिंस द लॉकडाउन बिगिन। अभी 2 पॉइंट, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है और बिकॉज रीजन की तरह वर्क करता है, और सिंस पॉइंट को भी बताता है। अगर बिकॉज की तरह वर्क करें अपने यहाँ पे कि 58 दिनों में ये हटा चुका है क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था इसलिए हटा चुका, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, ये बात सही जा रही है, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से 58 दिनों में ये इतना हटा चुका है, इतने पॉइंट कम कर चुका है। समझ में आई चीज़। ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 4%, क्या करते हुए, रेपो रेट को ब्रिंग लाते हुए डाउन, कहाँ ला, ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे लाते हुए, कहाँ तक, 4% तक लाते हुए। तो RBI ने ये काम किया है, क्या करते हुए, रेपो रेट को कम करते हुए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो क्या आ जाएगा आपका, ING क्लोज जाएगा। समझ में आई चीज़, ING क्लोज जाएगा। अब जेरेंड और ING क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, जेरेंड क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी को आप एज ए एलिमेंट यूज करते हो, एज ए नाउन की तरह वर्क करते हो, तो आपका जेरेंड। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो एक्स्ट्रा एक्शन है। अब अपने बोले कि RBI ने, दोनों चीज़ें अगर साथ साथ चले, RBI ने क्या किया है, रेट कट भी किया है, पॉइंट्स को कम भी किया है, और साथ साथ रेपो रेट को कम भी किया है, ब्रिंग डाउन भी किया है, रेपो रेट को साथ साथ। अब साथ साथ एक्टिविटी चल रही है तो क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाता है। मतलब RBI का ये क्या है, एक्शन है, RBI का एक्शन है, इसका मतलब उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि RBI तो ऑलरेडी हैज़ का सब्जेक्ट बन चुका है, तो दोबारा इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए उसका जो एक्स्ट्रा एक्शन है उसको क्लोज की फॉर्म में बताते हैं। जब किसी चीज़ का एक्स्ट्रा एक्शन होता है, साथ साथ चलता हुआ कोई एक्शन होता है, उसको क्लोज की फॉर्म में बताते हैं। और जेरेंड होता है यूनिवर्सल एक्टिविटी बोल सकते हैं, मतलब इस पर एक बंदे का अधिकार नहीं होता, बहुत सारों का होता है। जैसे अपने बोलते हैं ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन वॉज टू 4% वॉज ए ग्रेट मेजर, वो एक बहुत अच्छा स्टेप था। तो स्टेप क्या था, अच्छा, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 4% वॉज ए ग्रेट स्टेप, वो क्या, एक बहुत बढ़िया स्टेप था। क्या था, ब्रिंगिंग डाउन मतलब रेपो रेट को कम करना बढ़िया स्टेप था। किसका है, किसी का एक्शन हो सकता है, बात हो रही है एक्टिविटी की, मतलब रेपो रेट को जो कम किया गया था ना, वो रेपो रेट को कम करना ही क्या था, बहुत अच्छा क्या था आपका स्टेप था। तो कौन था भाई बहुत अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप कौन था, ब्रिंगिंग डाउन था ना, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट नहीं बन गया क्या वो इसका, कौन था अच्छा स्टेप, ब्रिंगिंग डाउन, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बनते क्या हो गया, एलिमेंट मतलब नाउन बन गया, नाउन बनते क्या हो गया, जेरेंड हो गया। अब यहाँ पे से बात करें, द RBI हैज़ फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन टू 4%। RBI ने फोकस किया, किस पे फोकस किया, रेपो रेट को 4% पर लाने का जो एक्टिविटी है, ब्रिंगिंग डाउन है, उस पर फोकस किया। तो RBI ने किस पर फोकस किया, उस ब्रिंगिंग पे फोकस किया, या ब्रिंग लाते हुए फोकस किया, लाते हुए फोकस किया। अगर अपने बोलेंगे लाते हुए फोकस किया, तो लाते हुए फोकस करोगे तो किस पर फोकस करोगे, कुछ मीनिंग नहीं आ रहा ना।
और उस ब्रिंगिंग पे ही फोकस किया, इसका मतलब है फोकस किस पे गया आरबीआई का, उस ब्रिंगिंग पे गया, तो डायरेक्ट तीर लगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बन गया, एलिमेंट है ना। मतलब जो ब्रिंगिंग की कोई चीज़ है, ब्रिंगिंग डाउन की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस किया, मतलब उस पर ध्यान दिया, तो वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करिए तभी तो फोकस कर पाओगे ना आप। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका जेरेंड हो जाएगा। समझ में आनी चीज़। और क्लोज कैसे होगा, ऐसा करते हुए कुछ किया, मतलब साथ साथ एक्टिविटी चल रही है, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बता रहा है, एक्स्ट्रा एक्शन को बता रहा है साथ में, तो उसको क्लोज अपने में बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पे अपने फ्रेश सब्जेक्ट नहीं दे पाते उसको, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी गया हुआ होता है, नहीं तो अलग से सेंटेंस बनाना होता है। समझ में आई चीज़। अब डिफरेंस क्लियर हुआ जेरेंड और क्लोज का, आईएनजी क्लोज का। ठीक है, रिवाइज कर लेना फिर से, इसको समझ में आ जाएगा। एंड द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%, और रिवर्स रेपो रेट किसकी तरफ है, 3.35%, 3.35% तक। तो यहाँ पे एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो क्या होगा, डाइट आपका आएगा, तो ब्रिंगिंग यहाँ पे बात करें, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन लेते हुए साथ में डाउन का रिफ्लेक्शन अपने आप अंदर आएगा। अगर आप लोगे ना ब्रिंगिंग द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35%, तो डाउन कहाँ पे आ जाएगा, अपने आप टू से पहले अपने आप मीनिंग सेंसिबल फॉर्म में आ जाएगा। देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, कि क्या करते हो, रेपो रेट को 4% तक डाउन करते हो और रिवर्स रेपो को 3.35% तक। डायरेक्ट बोल दे, डाउन डाउन कुछ भी नहीं बोला उसने। क्या बोला, रेपो रेट को, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अपने डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ढूंढा अपनों ने, क्या डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ढूंढे तो ब्रिंगिंग से मिला अपने को। तो यहाँ पे हुआ कि सर यहाँ तो ब्रिंगिंग डाउन लिखा हुआ है और यहाँ डाउन लिखा हुआ ही नहीं है, तो ब्रिंगिंग द रेपो रेट को लाना क्या, डाउन, नीचे। अब बीच में आप बोलो ब्रिंगिंग डाउन द रेपो रेट बोल सकते थे सर, हाँ बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना सही नहीं जाएगा जितना ये सही है। ब्रिंगिंग द रेपो रेट को लाना डाउन, नीचे, ये ज़्यादा सही है। इसलिए रेपो रेट के बाद में डाउन यूज हुआ है। रेपो रेट को ला रहे हो, क्या ला रहे हो, डाउन फॉर्म में ला रहे हो। समझ में आई चीज़, क्वालिटी के फॉर्म में बता दिया, रेपो रेट क्या है, ला रहे हो डाउन फॉर्म में। तो समझ में आई ना चीज़। तो इसलिए ये ज़्यादा सही है आपका कौन सा, ब्रिंगिंग द रेपो रेट डाउन। अब यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ तो रेपो रेट के लिए तो डाउन आपने यूज़ कर दिया, लेकिन अगर मैं ब्रिंगिंग के बाद में रिफ्लेक्शन लूँ तो रिवर्स रेपो रेट के लिए डाउन कहाँ से यूज होगा, वो अपने आप मीनिंग उठाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ होमवर्क कंप्लीट किया, यस आई डिड, हाँ मैंने किया, तो अपने आप होमवर्क को उठाकर ले आएगा ना, यस आई डिड कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट और होमवर्क दोनों उठाकर ले गया, लेकर आया ना यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने यहाँ पे बात करें तो ये अपने आप डाउन उठाएगा। कैसे, अब पढ़ कर देखना, सेंसिबल में सही जाएगा, गलत मत कर देना एरर में, कि रेपो रेट को डाउन किया 4% तक और रिवर्स रेपो को 3.35% तक। अब डाउन किया बोलने की जरूरत तो नहीं है ना, तो वो अपने आप बोल लेगा। और बोलना ऐसे बोलना है तो ऐसे बोल लो, रेपो रेट को डाउन किया 4% तक और रिवर्स रेपो रेट को डाउन किया 3.35% तक, पूरी बात बोल दो। या ऐसे बोल दो, रेपो रेट को डाउन किया 4% तक और रिवर्स रेपो रेट को 3% तक, डायरेक्ट बोल दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन अपने आप। तो रिफ्लेक्शन तो आपका ब्रिंगिंग के बाद है, और डाउन का इम्पैक्ट साथ में अपने आप लग जाएगा कहाँ पे, रेपो रेट के बाद में अपने आप। एरर मत कर देना, अगर एरर में आ जाए तो। समझना चाहिए, ये सही है बिल्कुल। विद दिस, इसके साथ, मतलब इस बात के साथ, विद दिस इट डज अपीयर, डज अपनों ने अपीयर्स भी लिख सकता था, डज अपीयर भी लिख सकता है। तो डज अपीयर क्या करता है, थोड़ा एम्फेसाइज कर देता है उस बात है, अपीयर होता है, मतलब थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया, इट डज अपीयर। समझ में चीज़, डज को आप अलग से भी लिख सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि डज अपीयर ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, अपीयर्स प्लेस लिखना चाहिए, ही प्लेस लिखना चाहिए था। ही डज प्ले कैसे लिख सकते हो, ही डज प्ले लिख सकते हो, क्योंकि जब नोट लगाते हो डज नोट लिखते हो कि नहीं लिखते, नोट को ही तो उठाना है, मॉडल को आप अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इज को डज भी मत लिख देना, वो कंप्लीट फॉर्म है, वो अलग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विद दिस, इसके साथ इट डज अपीयर, ये अपीयर होता है कैसा, दैट की द सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई की बात कर रहे हैं, मे हैव प्लेड आउट, प्ले किया होगा, मे प्लेड का मतलब करेगा, कर सकेगा। ठीक है, और कर सक चुका होगा मतलब किया होगा, कर चुका होगा, उस तरीके से अपने बात करें। ठीक है, मे हैव प्लेड का मतलब कर सकेगा, अपने मे प्ले का मतलब क्या है, कर सकेगा, ऐसा हो सकेगा, ऐसा हो पाएगा, कर पाएगा। मे हैव का मतलब कर पा चुका होगा। अब ये हिंदी में तो मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में ऐसे लेंगे मीनिंग, अगर हिंदी के साथ कन्वर्ट करना है, इसे दो लैंग्वेज कंपेरिजन में नहीं चलती, इंग्लिश अपने अपने मीनिंग होते हैं, लेकिन फीलिंग आनी चाहिए माइंड में। तो इसका जो मीनिंग होगा डायरेक्ट अगर अपने हिंदी में देखें तो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, प्ले कर चुका होगा, प्रोबेबिलिटी की बात की,
होगा, ठीक है, चुका, हैव परफेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो इट डज अपीयर, ये अपीयर होता है क्या, दैट कि आरबीआई जो आपका सेंट्रल बैंक है मे हैव प्ले आउट कर चुका होगा क्या, इट्स रेट कट कार्ड, अपने रेट कट कार्ड को, प्ले आउट का मतलब बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है, प्ले करते हुए खेलना बाहर की तरफ, मतलब उस कार्ड को फेंकते हैं ना अपने, जिससे खेलते हैं तब प्ले आउट करते हैं उसको। प्लेड आउट इट्स रेट कट कार्ड, अपने रेट कट के जो कार्ड है, तो रेट कट कार्ड कंप्लीट बात होगी। रेट कट क्या हो गया, नाउन है जो आगे पास करके क्या कर देगा, एडजेक्टिव बन जाए कार्ड का। तो रेट कट वाला जो कार्ड है, जैसे बैंक मैनेजर, बैंक का मैनेजर, रेट कट कार्ड कौन, रेट कट का कार्ड, ठीक है, अपने आप मीनिंग ले लेगा। इट्स रेट कट कार्ड फॉर नाउ, अभी के लिए ऐसा कर चुका होगा। एज जैसे कि प्रूडेंस वुड डिक्टेट, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, अपने बोल सकते हैं बुद्धिमता, माइंडनेस, माइंड को बोलते हैं अपने। प्रूडेंस वुड डिक्टेट का मतलब आदेश देना, ठीक है, कोई चीज़ आदेश वगैरह देना, उसका संचालन करना। डिक्टेट, वो डिक्टेट करेगा, आदेश देगा, संचालन करेगा। दैट की इट रिजर्व्स, ये रिजर्व करता है, संरक्षित रखता है। सम लेवरेज, कुछ लेवरेज, लेवरेज आप जानते हो लेवरेज क्या होता है, जो बोरोइंग वगैरह होती है, उधार वगैरह लिया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट कर देना हाई रिस्क पे, कुछ गेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और उसको किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, किसी से उधार लिया, लोन लिया और क्या कर दिया, उधार लेकर उसको आगे इन्वेस्ट कर दिया ताकि आपको कुछ गेन मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी से, अपनी बात कर सकते हैं, किसी से आपने क्या किया, बैंक से मान लीजिए लोन लिया, उसकी परसेंटेज मान लीजिए 11% उसकी क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और आपने शेयर मार्केट में क्या कर दिया, वहाँ पे आपको लगता है कि 15% का मैं निकाल जाऊँगा, 15% या म्यूचुअल फंड में 20% तक मैं निकाल जाऊँगा, तो मुझे 9% का क्या हो जाएगा, वहाँ पे गेन हो जाएगा। मतलब बैंक के पैसे से मैं क्या कर रहा हूँ, मुनाफा गेन प्राप्त कर रहा हूँ। लेकिन ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा, शेयर अगर गिर जाए तो आप नेगेटिव में भी जा सकते हो, उसको अपने लेवरेज बोलते हैं। ये रिजर्व करता है कुछ सम लेवरेज फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो लेवरेज है उसको क्या किया उसने, रिजर्व करता है। इफ़, यदि इकोनॉमिक कंडीशंस, यदि क्या हो जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस डिटेरियोरेट, बिगड़ जाना, बिगड़ जाती है। कंडीशन सब्जेक्ट है डिटेरियोरेट का। अब यहाँ पे ये क्या है, हाईलाइट क्या है, इसका मतलब ये आपको वोकेब वाले पार्ट में मिलेगा, जो वोकेब करेंगे इस क्लास के बाद में, उसमें ये आपको मिल जाएंगी ये वोकेब। तो इफ़ इकोनॉमिक कंडीशन डिटेरियोरेट इवन फर्दर, आगे भी अगर ये कंडीशंस आपकी क्या होती है, फर्दर का मतलब आगे भी अगर डिटेरियोरेट बिगड़ती है तो पूरी बात पढ़ें तो क्या होगा, सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा विद दिस, मतलब इन पूरी ऊपर वाली बातों के साथ ये अपीयर होता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना कार्ड प्ले किया होगा अभी के लिए। एज जैसे कि उनकी प्रूडेंस, जो बुद्धिमता उन्होंने यूज़ किया, माइंड वुड डिक्टेट, वो आदेश देगा या प्रोवाइड करेगा। दैट कि इट रिजर्व्स, ये बताता है, दर्शाता है क्या, कि ये रिजर्व करता है कुछ लेवरेज को फ्यूचर के लिए, यदि कंडीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये बात उन्होंने बोली है। नेक्स्ट वाले में अपने बात करें, इन फैक्ट, वास्तव में क्या हुआ, देयर आर दोज, वहाँ वो है, देयर आर दोज, वहाँ वो है, पता नहीं क्या है, आगे पढ़ेंगे। हु, दोज हु, वो कौन, जो बिलीव, बिलीव करते हैं, दोज प्लूरल है, हु के लिए यूज है, बिलीव, हु किसके लिए यूज है, दोज के लिए प्लूरल फॉर्म में, तो बिलीव्स नहीं आएगा, डज बिलीव नहीं है, डू बिलीव, सही है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट बिलीव करते हैं, दैट की, अगर अपने यहाँ पे वह की बात करें तो द लग गया, द लेटेस्ट कट, लेटेस्ट कट, वह की बात करें, दैट अगर वह की तरह देखो हो नहीं सकता, क्योंकि लेटेस्ट कट को द ने अलग कर दिया, अलग से डिफाइन किया, इसका मतलब दैट अगर होता वो कट बोलते, लेटेस्ट कट बोलते, तो वो कट होता, दैट कट होना, दैट लेटेस्ट कट होना चाहिए, द लेटेस्ट कट है, इसका मतलब दैट ने अलग कर दिया। मॉडल वगैरह बाद में है नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट की फॉर्म में, मतलब अपने जो की फॉर्म में भी नहीं है। और उसके बाद में अपने बात करें, अगर की तरह है तो की वर्किंग बचती है इसके लिए, तो ये क्या है, की है। वो बिलीव, जो बिलीव करते हैं कि द लेटेस्ट कट, जो लेटेस्ट कट है, मे बी, हो सकता है, नो मोर, नहीं हो सकता है, मोर ज़्यादा नहीं हो सकता है, देन किसके कंपैरिजन में, ए सेंटीमेंट बूस्टर, एक सेंटीमेंट का मतलब इमोशंस, भावना, भावनाओं बढ़ाने के से ज़्यादा, मतलब क्या बोला, जो लेटेस्ट, कुछ लोग बिलीव करते हैं वास्तव में कि जो ये आपका दिया गया रेट कट है ना, लेटेस्ट वाला, ये भावना बढ़ाने के, कुछ भावना को बूस्ट, लोगों के इमोशंस को बूस्ट करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लगता ये है कि सेंटिमेंट बूस्ट कर रहे हैं लोगों के। एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एट इट्स नदी, वो क्या है, अपने नदीर पे है, नदीर पर मतलब मिनिमम पे है। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अपने मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोवेस्ट पे आ गई, इस तरीके से ये क्या कर, सेंटिमेंट बढ़ा रहा है।
एंड देयर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्रस्ताव नहीं है ऑन द एनविल। एनविल का मतलब अपने बात करें जो अपने बात करते हैं कोई भी मान लीजिए गर्म कर रखा है लोहा वगैरह, उसका एक बना होता है नीचे एक अपने बेस की फॉर्म में लोहे वगैरह का, आयरन वगैरह का जो बना होता है। जैसे किसी भी चीज़ को अपने शेप देनी होती है जिसको गर्म करके बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए लोहे की कोई चीज़ है, कोई भी मेटल की चीज़ है, उसको फुल गर्म करके जब शेप हथौड़े से हैमरिंग करते हुए हथौड़े से अपने शेप देते हैं ना, उसको एनिवल बोलते हैं। जिस बेस पे देते हैं, जिसके ऊपर रख कर उसको शेप दी जाती है, उसको एनिवल बोलते हैं। तो ये आप बोल सकते हैं एक टाइप से बेस की बात करें, जहाँ पे तैयार करना है किसी चीज़ को, तैयार करने का एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो किसी चीज़ को। तो देयर आर नॉट मैनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स नहीं है ऑन द एनिवल, मतलब जिस पे तैयार किया जा रहा है इन चीज़ों को, उस पर प्रपोजल प्रस्ताव नहीं है। दैट में बेनिफिट, जो बेनिफिट दे सकते हैं, 50-50 बात कर रहे हैं, फ्रॉम किससे, फ्रॉम द लोअर इंटरेस्ट रेट, किससे, लोअर इंटरेस्ट रेट से जो बेनिफिट दे सकते हैं, उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि वास्तव में बहुत सारे वो भी हैं जो बिलीव करते हैं लेटेस्ट जो कट है वो मे बी नो मोर देन, वो सेंटिमेंट बूस्टर से ज़्यादा नहीं है। एज जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्रस्ताव भी नहीं है। जिस बेस पे वो बात करें उस बेस पे, तैयार करने वाले बेस पे प्रस्ताव नहीं है, जो कि क्या कर सकता है, जो बेस क्या कर सकता था, में बेनिफिट दे सकता था, लोअर इंटरेस्ट रेट से लोगों को बेनिफिट दे सकता था। ये बात उसने बोली है। तो मतलब एक टाइप से सेंटिमेंट बूस्टर पर लोगों को क्या किया जा रहा है, उनके इमोशंस को क्या क्या बूस्ट किया है, बढ़ाया जा, भावुक बनाया जा रहा है उनको, ठीक है। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स, एग्जिस्टिंग, अब यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग की बात करें, बोरोवर को एग्जिस्ट करना या मे बी हो सकते हैं, बोरोवर को एग्जिस्ट करना हो सकता है, एग्जिस्ट करवाना उनको, मे बी द ओनली बेनिफिशियरीज, वो बेनिफिशियरी में लाभ ग्राही हो सकते हैं जिनको लाभ मिलने वाला है। तो एग्जिस्टिंग को लाभ थोड़ी मिलेगा, इसका मतलब है बोरोवर्स जो उधार लेने वाले ऋणी लोग हैं जिन्होंने कर्जा लिया है, वो क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। आईएनजी दिखती है आपको, 3 चीज़ें दिखेगी, जेरेंड, 4 चीज़ें, जेरेंड, क्लोज, मैन एक्शन और एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैन एक्शन तो होगा नहीं क्योंकि मॉडल वगैरह नहीं है उसके पहले। उसके बाद अपने बात करें क्लोज की, तो बोरोवर को एग्जिस्ट करवाते हुए बेनिफिशियरी होंगे, तो बेनिफिशियरी कौन होगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग है जेरेंड हो सकता है, क्योंकि करवाते तो मे, अगर अपने बोले एग्जिस्टिंग बोरोवर को एग्जिस्ट करवाते एक्स्ट्रा एक्शन चला जाएगा ना, तो मे का सब्जेक्ट कौन बनेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा एक्शन सब्जेक्ट बन गया तो वो जेरेंड अपने आप ही जेरेंड बन जाएगा। तो बोरोवर को एग्जिस्ट करवाना केवल लाभ लेने वाला हो सकता है, तो एग्जिस्टिंग लाभ लेने वाली होगी क्या, तो नहीं होगा। मतलब क्या हो, बोरोवर ही लाभ लेने वाला, तो सब्जेक्ट क्या है, एग्जिस्टिंग नहीं है। एग्जिस्टिंग होता तो जेरेंड होता। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपका बोरोवर्स है, तो एग्जिस्टिंग क्या है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसकी क्वालिटी है, बोरोवर्स कैसे हैं, तो कोई चीज़ कैसी है, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव। आपको चीज़ आती है ना, कोई चीज़ कैसी है, इसका मतलब एडजेक्टिव। कोई चीज़ कैसे हो रही है, इसका मतलब एडवर्ब। कोई चीज़ कैसी है, एडजेक्टिव, कोई चीज़ कैसे हो रही है, एडवर्ब, ठीक है, एक्शन की क्वालिटी। और कोई चीज़ की क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव। और कोई चीज़ कैसी है, वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन वो कैसी कैसी है, तो एडवर्ब दोबारा। सेकंड टाइम क्वालिटी, सेकंड टाइम क्वालिटी मतलब उस चीज़ की सेकंड टाइम क्वालिटी डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी की क्वालिटी बोलो यहाँ पे, सेकंड टाइम क्वालिटी मत बोलो, क्वालिटी की क्वालिटी बोलो, ठीक है। अपने बोल सकते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए अपने लॉन्ग रेड ड्रेस, लॉन्ग रेड ड्रेस, तो लॉन्ग लॉन्गली नहीं होगा ना वहाँ पे, ठीक है, लॉन्गली नहीं होगा, ठीक है। अपने कोई भी चीज़ बोले, अपने बात करें जैसे नाइस लॉन्ग कार, नाइस लॉन्ग कार, या नाइस ओपन कार, तो कार कैसी है, ओपन है, तो नाइसली ओपन नहीं होगा, नाइस तरीके से ओपन की गई कार नहीं है वो, नाइस तरीके से ओपन की गई कार नहीं है वो। कार कैसी है आपकी, नाइस है और ओपन, दोनों क्वालिटी किसकी है, कार की है, फर्स्ट क्वालिटी है। ओपन कार के लिए और नाइस भी कार के लिए। अगर ओपन के लिए होता नाइसली, नाइस तरीके से ओपन की गई कार है तो नाइसली होता। आपका समझ में आ रही है ना चीज़, इसका मतलब क्या है, क्वालिटी होता है तो एडवर्ब होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स में भी द ओनली बेनिफिशियरीज, वो क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं ऑफ द रेट कट, रेट कट के मतलब उनको लाभ मिल सकता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, मतलब इस टाइम में, इस पॉइंट पर वो क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। दैट सेड, उसने कहा, किसने कहा, पता नहीं किसने कहा, दैट सेड। तो यहाँ पे अपने बात, दैट सेड का मतलब ये पूरी बात है, उसके लिए यूज हुआ है कि इस पूरी बात ने क्या कहा है, मतलब इस बात ने क्या डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है। द आरबीआई डिजर्व्स, आरबीआई
डिफाइन किया, इसने डिफाइन किया था क्या कि आरबीआई डिजर्व करता है क्या डिजर्व करता है, ए पैट, पैट का मतलब क्या होता है, थप थप करना, थपकी देना किसी के पीठ पे, ऑन द बैक पे डिजर्व करता है मतलब योग्य है उसके क्या, एक थपकी के, ऑन द बैक पीठ पर, किसके लिए मतलब शाबाशी के लिए, फॉर लिसनिंग क्या करने के लिए, लिसनिंग सुनने के लिए, लिसनिंग टू फीडबैक की तरफ सुनने के लिए, जो फीडबैक वगैरह जो आया है, किसी ने फीडबैक दिया है, ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स, किसके ऊपर, ओवर सम ऑफ इट्स मूव्स। अब यहाँ पे मूव्स मुझे बता दो क्या है, डज मूव है क्या, इट्स मूव्स यूज है ना, तो इट मूव्स का मतलब है ये मूव करता है, इट्स का मतलब इसके मूव्स का मतलब क्या, इसकी कोई चीज, इसके मूव्स का मतलब क्या है, इसके मूव करता है, इसके क्या मूव करता है भाई, इसके मूव्स, इसके मूव करता है, इसके क्या मूव करता है भाई बता दो, कोई मीनिंग नहीं है, नॉनसेंस सा हो गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसके मूव्स मतलब इसके स्टेप्स, जो इसने स्टेप्स लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये नाउन है एज ए प्लूरल फॉर्म में, नॉट ए सिंगुलर एंटिटी ऑफ एक्शन, डज मूव नहीं है ये, समझ में आई चीज। अब आप बोलो वापस से वो कन्फ्यूजन है कि सर एस लग, नाउन के साथ एक्शन लगने पे प्लूरल हो जाता है और एक्शन के साथ एस लगने पे सिंगुलर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्शन के साथ जो एस होता है वो एस नहीं होता, वो क्या होता है, डज होता है, ऐसे आपको पढ़ना मैंने बताया, तोड़कर पढ़ा करो, ठीक है। इनिशिएटेड जो कि क्या इनिशिएटेड है, इट्स मूव्स, अगर इनिशिएटेड को V2 लूँ तो देखेंगे अर्लियर ड्यूरिंग द लॉकडाउन में इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, मूव्स ने स्टार्ट किया, लेकिन उसको तो क्या खा गया, ओवर खा गया ना इट्स मूव्स को, सम ऑफ इट्स, क्योंकि इट्स मूव्स को ऑफ खा गया, सम को क्या खा गया, ओवर खा गया, फीडबैक को 2 खा गया, लिसनिंग को 4 खा गया, बैक को ऑन खा गया, ए पैट को डिजर्व्स खा गया, आरबीआई डिजर्व्स का सब्जेक्ट है दैट साइड के साथ चला गया, मतलब क्या हुआ, ये V2 नहीं है, ये V3 है, इडी क्लोज है, कैसे कि जो आपके मूव्स स्टेप्स जो इनिशिएट किए गए थे, कब, ना कि वो खुद इनिशिएट कर रहे हैं, जो मूव्स इनिशिएट किए गए थे ड्यूरिंग द लॉकडाउन में शुरुआती तौर पे, उनके ऊपर जो फीडबैक है उसकी तरफ लिसन करते हुए, मतलब ध्यान देते हुए, ध्यान देने के लिए आरबीआई को क्या किया गया है, आरबीआई को बनता है आरबीआई के कि उसको शाबाशी दी जाए, किस बात के लिए, उन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए जो फीडबैक आया है उसके ऊपर, ये बात इसने बोली है। आगे बढ़ें 10, इस प्रकार द एक्सटेंशन ऑफ द रीपेमेंट मॉरेटोरियम, कंप्लीट बात करें, एक्सटेंशन बढ़ावा, किसको बढ़ाया गया, जो बढ़ाया गया किसको, ऑफ किसका एक्सटेंशन है, ऑफ द रीपेमेंट मॉरेटोरियम, रीपेमेंट वापस से पेमेंट करने का, जो मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है, पोस्टपोनमेंट, आगे स्थगित कर देना, ऑन लोन्स, किस पे, लोन पे, इज ए वेलकम मेजर, वो क्या एक वेलकम मेजर है, वेलकम करने वाला मेजर स्टेप है। इसका सब्जेक्ट ढूंढो भाई, जल्दी चलो, तो कौन मिलेगा, एक्सटेंशन कैसे मिलेगा, लोन्स को ऑन खा गया, रीपेमेंट मॉरेटोरियम को ऑफ खा गया, एक्सटेंशन अपने आप, इस प्रकार जो एक्सटेंशन है ना वो क्या एक वेलकम मेजर है, स्वागत वाला स्टेप है, ये चीज़ अपने समझ में आई। अब यहाँ पे अपने देखे एक वेलकम मेजर लिखा है यहाँ पे, अगर वेलकम्ड होता V3 की फॉर्म में होता वेलकम्ड मेजर, तो मतलब क्या होता, मीनिंग अलग चला जाता। जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टेप लिया है, कोई भी स्टेप लिया है, जैसे मान लीजिए किसी भी बात का स्टेप लिया है कि मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, तो वो क्या है, वेलकम्ड मेजर है, मतलब मेरे उस स्टेप का क्या किया गया है, वेलकम किया गया, और ये वेलकम मेजर है, इसका मतलब वेलकम करने वाला ही स्टेप है, ये वेलकम का ही स्टेप है, मतलब किसी चीज़ का अपने वेलकम करें तो लोग क्या कर रहे हैं, आगे आए वेलकम करने के लिए, तो वो लोगों का वेलकम स्टेप है, समझ आया चीज़, आगे आए वेलकम करने, वेलकम स्टेप है, और मैंने कोई एक्शन लिया, उसकी लोगों ने तारीफ की, तो मेरे स्टेप का क्या हुआ, वेलकम, तो वेलकम्ड हो जाएगा, समझ में आई चीज़, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद में बात करें ए लार्ज, एक बड़ा, प्रोपोर्शन का मतलब टुकड़ा, हिस्सा, ऑफ कमर्शियल बोरोवर्स, कमर्शियल मतलब बिजनेस वाले जो बोरोवर हैं, उधार लेने वाले लोग हैं, हैव अवेल्ड का मतलब यूज़ किया, उन्होंने लाभ उठाया, देमसेल्व्स खुद से ही लाभ उठाया, ऑफ किसका लाभ उठाया, ऑफ द मॉरेटोरियम, किसका, मॉरेटोरियम का लाभ उन्होंने उठाया, हैव अवेल किया, खुद को यूज़ किया, देमसेल्व्स ऑफ द मॉरेटोरियम का मतलब मॉरेटोरियम, इस पोस्टपोनमेंट का क्या किया उन्होंने, बहुत बड़ा पार्ट जो कमर्शियल वो क्या कर चुके, लाभ उठा चुके हैं, बट लेकिन रिटेलर बोरोवर्स, जो खुदरा मूल्य वाले जो बोरोवर्स हैं, हैव नॉट टेकन, उन्होंने नहीं लिया है, टू इट, इसकी तरफ, इन ए बिग वे, बहुत बड़े वे में नहीं लिया, किसकी तरफ, इस लाभ की तरफ, क्या नहीं लिया है, टेकन कोई स्टेप नहीं लिया, हैव नॉट टेकन टू इट, इसकी तरफ नहीं लिया, मतलब हिस्सा नहीं लिया है एक टाइप से, टू इट मतलब क्या हुआ, इस जो मोरेटोरियम है इसकी तरफ क्या नहीं लिया है, टेकन टू इट, मोरेटोरियम की तरफ नहीं लिया, मतलब कोई स्टेप नहीं लिया है, ये बात इसने यहाँ पे बोली है। आगे अपने बात करें नेक्स्ट वाले में, यट का मतलब अभी भी,
गोइंग फॉरवर्ड आगे जाना या आगे जाते हुए, यहाँ भी जेरेंट क्लॉज चेक करेंगे। देखो मेन एक्शन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा मेन एक्शन, क्योंकि आगे कोई मॉडल वगैरह नहीं है। एडजेक्टिव आपका होगा नहीं क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं। गोइंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गोइंग टाइप का फॉरवर्ड तो नहीं होगा ना, आगे जाना ही है ना, पूरी बात आगे जाना, एक्शन है पूरा। तो एक्शन की फॉर्म में है तो दो ही चीज़ हो सकती है एक्शन की फॉर्म में, या तो एक्शन एज ए नाउन ट्रीट हो सब्जेक्ट की फॉर्म में, या ऑब्जेक्ट एलिमेंट की फॉर्म में, या फिर एक्शन एज ए एक्स्ट्रा एक्शन की फॉर्म में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की फॉर्म में यूज हो तो क्लोज होगा। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड देयर मे बी मोर ऑप्टिंग चॉइसेस, ऑप्टिंग का मतलब चॉइसेस, मे बी हो सकती है और ज़्यादा चॉइसेस फॉर इट इसके लिए। अब गोइंग फॉरवर्ड का मतलब आगे जाना, चॉइसेस हो सकती है, वहाँ चॉइसेस हो सकती है, तो ये सेंटेंस तो अलग से चला गया ना। मे का सब्जेक्ट क्या है, देयर हो गया, गोइंग फॉरवर्ड को कुछ नहीं मिला, ना तो ये एलिमेंट बना, ना तो इसको, अगर आप इसको एज ए नाउन ट्रीट करोगे तो इसको सेटिस्फाई भी करना है, या तो तीर ठोको उसके ऊपर, ठीक है, या तो उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, या करो उसको सब्जेक्ट बनाओ, सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। इसका मतलब बात के आगे जा, अपने लिए बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए और भी चॉइसेस हैं अपने लिए, आगे बढ़ते हुए और भी चॉइसेस है लोगों के लिए। इसका मतलब क्या है, गोइंग फॉरवर्ड एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई, जिनके लिए चॉइसेस है उनकी, इसका मतलब एक्स्ट्रा एक्शन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका क्लोज है। समझ में आई चीज़। नाउन नहीं बन पाएगा क्योंकि नाउन बनते ही तो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देयर में बी मोर ऑप्टिंग फॉर इट, इसके लिए मतलब ये पीछे जो बात है उसके लिए, गिवन देते हुए, दैट की द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, दैट यहाँ पे की तरह है, क्यों, क्योंकि मॉडल नहीं है, इसका मतलब जो नहीं है, और डायरेक्ट उसके बाद नाउन नहीं है तो वह भी नहीं है, क्योंकि द से अलग स्पेसिफाई कर रहे हो आप नाउन को, इसका मतलब क्या, जो ही है। गिवन दैट, अब ये आपका ईडी क्लोज हो जाएगा यहाँ पे V3, गिवन दैट, ये तो है ही V3, ठीक है, गेव होता है V2। बहुत सारी चॉइसेस हो सकते हैं इसके लिए, ध्यान में रखते हुए, किस बात, अपने से पढ़ते हैं ना, गिवन दैट, देते हुए मतलब ध्यान में रखते हुए, दैट कि द एक्सटेंडेड, क्या ध्यान में रखते हुए, दैट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन हैज़ लेफ्ट, वो लेफ्ट कर चुका है, छोड़ चुका है, मैनी ए बिजनेस, मैनी ए बिजनेस यूज किया, एक मैनी ए मैन होता है ना, उसके साथ में आपका क्या आता है, मैनी ए मैन गो, मैनी ए मैन पार्टिसिपेट करते हैं, मैनी ए मैन, तो सिंगुलर नहीं आता, पार्टिसिपेट्स नहीं आता कि सर ए मैन है, फिर भी आपका सिंगुलर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि मैनी ए मैन किस तरह से वर्क करता है, मैनी ए बिजनेस को देखो, एक बिजनेस, मैनी का मतलब बहुत सारे, तो एक एक करके बात करता है, समझ में आई चीज, एक एक वन बाय वन बात करता है, तब मैनी ए मैन यूज करते हैं हमने। मैनी ए मैन पार्टिसिपेट्स नहीं होगा, ठीक है, अपने उस तरीके से बात, मैनी ए मैन क्या कर, अपने यहाँ पे बात करें तो वो क्या होता है, मैनी ए मैन क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक एक करके, ठीक है, उस तरीके से बात करें। लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकता है आपका, किस तरीके से हो सकता है, जब अपने बात करें सेंटेंस पे अप्लाई करें, जैसे मान लीजिए ए मैन इज कमिंग, ए मैन इज कमिंग, अब मैनी यूज कर दिया तो आपका सिंगुलर जाएगा, समझ में आई चीज, मैनी ए मैन इज कमिंग, सिंगुलर ऐसे चला जाएगा, मैनी ए मैन इज कमिंग, ए मैन इज कमिंग, एक आदमी आ रहा है, और मैनी का मतलब ऐसी एक्टिविटी बहुत सारी हो रही है एक एक करके, समझ में आई ना चीज़, तो आपका क्या चला जाता है, सिंगुलर भी चला जाता है। जो सिंगुलर आपने देखा है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, वो मैनी सेंटेंस पे अप्लाई होता है। तो यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना कि मैनी होने के बाद में भी सिंगुलर है क्यों हो गया। हैज़ लेफ्ट मैनी ए बिजनेस का मतलब एक एक करके, वन बाय वन, ईच की तरह एक टाइप से क्या करने लग जाता है, वो करने लग जाता है, प्रत्येक मतलब एक एक करके बोलता है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म में चला जाता है। तो लॉकडाउन क्या कर चुका है, लेफ्ट कर चुका है बहुत सारे, मैनी ये बिजनेस, एक एक करके बिजनेस को, मैनी बिजनेस है इसको, बहुत सारे बिजनेस को क्या कर चुका है, लेफ्ट इन ए सैम्बल, सैम्बल्स का मतलब गड़बड़ घोटाला, प्रॉब्लम में डाल चुका है, छोड़ चुका है। एंड सैलरीज, और जो सैलरीज है, हैव ईदर नॉट बीन पेड, एंड सैलरीज हैव ईदर नॉट बीन पेड, अब इधर को हटा दो एक बार, हैव नॉट बीन पेड, उन्हें पे नहीं किया गया है, मतलब सैलरीज पे नहीं की जा चुकी है, मतलब सैलरीज को पे नहीं किया गया है, हैव ईदर नॉट बीन पेड, और या आर बीइंग डिसबर्स्ड, या डिसबर्स्ड है यानी पेमेंट करना, पे की गई विद डिलेज, किसके साथ, डिले के साथ, देरी के साथ क्या की गई है, पे की गई है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपने बात करें, पूरी कंप्लीट बात को पढ़ो, येट गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए, येट गोइंग फॉरवर्ड, आगे बात करते हुए, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मोर, उससे और ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं इसके लिए, इस बात को ध्यान में रखिए। एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो है वो क्या कर चुका है, एक एक करके बहुत सारे बिजनेस को क्या कर चुका है, प्रॉब्लम में डाल चुका है, और जो सैलरीज है वो या तो पे नहीं की गई है या फिर डिले के साथ पे की जा रही है, ये बात इसने बोला। अब एंड का रिफ्लेक्शन, आप सैलरीज वाले के एंड का रिफ्लेक्शन देखोगे तो आपको कहाँ से मिलेगा, दस दैट के बाद में मिलेगा,
ठीक है, चेक कर लेना। वैसे जैसे मैंने आपको बताया था दैट के बाद में मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो मोर ऑप्टिंग गिवन दैट ध्यान में रखते हुए क्या एक्सटेंडेड लॉकडाउन ने बिजनेस को सैम्बल में डाल दिया, और क्या ध्यान में रखते हुए कि सैलरीज या तो पे नहीं की गई है या फिर धीरे धीरे डिले की फॉर्म में पे की जा रही है। नेक्स्ट पे द आरबीआई हैज़ ऑल्सो शोन, शो कर चुका है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब संभावना, एक होती है सद्भावना, एक होती है संभावना। ठीक है, संभावना बोल सकते हैं, और एक अपने समानुभूति भी बोल सकते हो आप इसको, समानुभूति। अनुभूति, अनुभूत होना मतलब फीलिंग आना, समान किसी के समान मतलब किसी की जगह खुद को रख कर देखना, जो मैं बोलता हूँ ना कभी किसी के साथ बुरा करो तो क्या खुद को रख कर देख लो, वो वाली बात है। समानुभूति किसी की जगह खुद को रख कर देखना। सहानुभूति, सहा मतलब सहायता फॉर्म में, तो किसी को सहानुभूति मतलब उसको एक टाइप से अपने बोलना, मोटिवेट करना कि टेंशन मत ले। तो आरबीआई हैज़ ऑल्सो शोन, शो कर चुका है एम्पैथी मतलब संभावना को शो कर चुका है, बाय अलाउइंग, क्या करते हुए, अलाउ करते हुए एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लीट एक साथ इंटरेस्ट को अलाउ करते हुए ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स, कैपिटल लोन्स पे टू बी कन्वर्टेड, क्या होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए इनटू ए टर्म लोन, टर्म लोन में। तो आरबीआई क्या कर चुका है, एम्पैथी संभावना दिखा चुका है, समानुभूति दिखा चुका है, क्या कर दे, किसके द्वारा, अलाउइंग के द्वारा। क्या अलाउइंग, एक्यूमुलेटेड जो इंटरेस्ट है वर्किंग लोन पे उसकी अलाउइंग किसमें, टू बी कन्वर्टेड होने के लिए, मतलब एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को कन्वर्ट किया गया है होने के लिए, बी कन्वर्टेड फॉर्म में हो, कि वो एक्यूमुलेटेड जो लोन है कैपिटल लोन वाला, ठीक है, एक्यूमुलेटेड जो इंटरेस्ट है वो क्या हो, बी कन्वर्टेड हो। अलाउ किया है, अलाउ टू बी कन्वर्टेड, अलाउ टू डू दिस, ऐसा करने के लिए अलाउ किया है। तो यहाँ पे क्या, अलाउ टू बी, कन्वर्ट होने के लिए अलाउ किया, मतलब उसको कन्वर्ट किया है इनटू टर्म लोन, किसमें, टर्म लोन में, रिपेबल बाय द एंड, ये क्लोज की फॉर्म में चला जाएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, क्वालिटी की फॉर्म में, एडजेक्टिव की फॉर्म में, कैसे, इनटू ए टर्म लोन, टर्म लोन जो कि क्या है, रिपेबल, जो रिपेबल हो, जिसको रिपे किया जा सके, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, जो ये फिस्कल है इसके एंड तक, बाय का मतलब उस अपर लिमिट दी गई है उस तक। तो ये आरबीआई ने क्या किया है, एम्पैथी शो की है। बोरोवर्स वुड अदरवाइज हैव बीन फेस्ट, बोरोवर्स, अदरवाइज को हटाना, अदरवाइज का मतलब अगर ऐसा ना होता तो, वुड हैव बीन फेस्ट का मतलब बोरोवर्स फेस किए जा चुके हैं, बोरोवर्स फेस किए जा चुके हैं, जा चुके, वुड हैव बीन का मतलब किए जा चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करेंगे वो, या बोरोवर्स अगर ऐसा ना होता, अदरवाइज इसके अलावा बोरोवर्स क्या किए जा, बोरोवर्स वुड होते, बोरोवर्स होते, अदरवाइज फेस किए जा चुके, बोरोवर्स होते फेस किए जा चुके, बीच में यूज़ किया, कोई दिक्कत नहीं है। बोरोवर्स क्या किए जा चुके, या इसके अलावा अगर ऐसा ना होता तो क्या बोरोवर्स फेस किए जा चुके होते विद द, किसके साथ, कंडीशन की फॉर्म में रखा है कि किए जा चुके होते विद द डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट, जो डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट है, इसकी उम्मीद है, डॉन्टिंग कैसी, ड्रावनी, चुनौतीपूर्ण भी होती है और ड्रावनी भी होती है। ड्रावनी जो क्या है, उम्मीद है, उसके साथ फेस किए जा चुके होते, ऑफ जो प्रोस्पेक्ट, जो उम्मीद थी किस चीज़ की, ऑफ पेइंग अप, पे अप करने का मतलब पेमेंट करने का, देयर इंटरेस्ट ड्यूज़, उनके इंटरेस्ट ड्यूज़, ड्यूज़ का मतलब जो बकाया है, इन वन शॉट, किसमें, वन शॉट में, एट द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, किसके एंड पे, मॉरेटोरियम पीरियड के एंड पर उनको क्या, तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये चीज़ ना करता, कन्वर्ट ना करता तो क्या होता, बोरोवर्स को क्या किया जा चुका होता, बोरोवर्स फेस किए जा चुके होते, किसके साथ, खतरनाक वाले प्रोस्पेक्ट के साथ, उम्मीद के साथ, जो पे करने की थी, वन शॉट के, एक साथ पे करो, हमें नहीं पता, मतलब मॉरेटोरियम जो पोस्टपोन वाला पीरियड खत्म होती है कि एक साथ करो। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, एम्पैथी दिखाई है, क्या करते हुए, कन्वर्ट करते हुए रिपेबल किस फॉर्म में, टर्म लोन में, टर्म लोन का मतलब धीरे धीरे पेमेंट की फॉर्म में, क्योंकि कैपिटल लोन्स एक साथ पे किए जाते हैं, पे करने होते हैं, कैपिटल जो बड़े लोन लिए जाते हैं, ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए, उसकी बात ही ये कर रहा है। नेक्स्ट वन में चलें, तो नेक्स्ट वन में बोला है द एक्सटेंडेड पीरियड, जो एक्सटेंडेड बढ़ा हुआ पीरियड है। अब पीरियड कैसा है, एक्सटेंडेड मतलब एडजेक्टिव, डायरेक्ट, अब डायरेक्ट देखते चलो, आप साथ साथ देख लेना, क्योंकि थोड़ी स्पीड गेन कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। द एक्सटेंडेड पीरियड गिवन, अब यहाँ पे बात हुई मे, अब यहाँ पे बोलोगे सर मे तो क्या है, मॉडल है, और गिवन क्या है, V3 है, ऐसे कैसे मे का सब्जेक्ट गिवन कैसे हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो गिवन सब्जेक्ट नहीं है, गिवन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, V3 है, किसके लिए, एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, मतलब जो द एक्सटेंडेड पीरियड गिवन, गिवन का मतलब जो दिया गया है, एक्सटेंडेड पीरियड जो दिया गया है, मे हाउ एवर, मे वो कर सकता है, पता नहीं क्या कर सकता है, हाउ एवर फिर भी, स्टिल अभी भी, फिर भी अभी भी, स्टिल नॉट बी एनफ,
मे नॉट बी एनफ, डायरेक्ट पढ़ें, हाउ एवर स्टिल को हटाओ, मे नॉट बी एनफ, वो क्या जो दिया गया पीरियड वो हो सकता है क्या, एनफ नहीं हो सकता है कि वो एनफ ना हो, पढ़ें, एनफ नहीं हो सकता मतलब पर्याप्त ना हो सकता है कि वो पर्याप्त ना हो, हाउ एवर फिर भी, अभी भी, फिर भी मतलब कॉन्ट्रेरी, पूरी बातों के साथ, मतलब जो इतना टाइम दिया गया है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, फिर भी वो पर्याप्त ना हो, कॉन्ट्रेरी स्टिल का मतलब अभी भी, मतलब इस पॉइंट पे भी वो एनफ नहीं हो सकता है, एज इट, क्योंकि इट विल ऑफर, ये ऑफर करेगा, बोरोवर्स को ऑफर करेगा, क्या ऑफर करेगा, ओनली अबाउट, केवल लगभग 7 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड, मतलब जो मोरेटोरियम पीरियड आपका एंड हो जाता है उससे केवल क्या करेगा, 7 महीने ही प्रोवाइड करेगा लगभग। अब अबाउट की दो वर्किंग होती है, एक तो के बारे में, एक क्या हो गया लगभग की फॉर्म में बात होता है, तो 7 महीने के बारे, केवल 7 महीने के बारे में प्रोवाइड करेगा, केवल 7 महीने के बारे में ऑफर करेगा, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, या लगभग 7 महीने ऑफर करेगा, लगभग, तो यहाँ पे जो वर्किंग है वो क्या है, लगभग की वर्किंग है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, मतलब ये पीरियड के लिए यूज हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, दे विल हैव टू, विच यूज हुआ है पीरियड के लिए, ड्यूरिंग विच दे विल हैव टू, उन्हें करना पड़ेगा, हैव टू क्रैंक अप, क्या करना पड़ेगा, क्रैंक अप, क्रैंक अप का मतलब क्या, घुमाकर किसी चीज़ को चलाना, मतलब किसी चीज़ को घुमाते हुए मोड़कर किसी चीज़ को चलाना, क्रैंक अप देयर बिजनेसेस, मतलब क्रैंक अप अपन घुमाकर चलाना मतलब फोर्स के साथ चलाना, मतलब स्पीड में चलाना, तो उनको जिसमें जिस पीरियड मोरेटोरियम पीरियड, एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड, तो ये जो आपका क्या है ड्यूरिंग विच जो यूज़ हुआ है, ये मोरेटोरियम पीरियड के लिए यूज़ नहीं हुआ, ये यूज़ हुआ है आपका 7 months के लिए, कहाँ से समझ में आया कि उन्हें टाइम मिलेगा इन विच, जिसके दौरान उन्हें अपना बिजनेस चलाना है, तो मोरेटोरियम पीरियड में थोड़ी चलाना है उनको बिजनेस चलाना, उन 7 महीनों के अंदर, जो मोरेटोरियम के एंड के बाद में जो 7 months दिए जाएंगे ना, कि इतने टाइम का, इतना टाइम है आप अपने बिजनेस को चलाओ और लोन पे करो, तो वो यूज हुआ। अब यहाँ से समझ में आया, अपने पीरियड लेते ही डायरेक्ट ले लिया, क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग विच का मतलब जिसके दौरान, तो टाइम पीरियड के दौरान ही होता है ना, लेकिन रियल मीनिंग लें तो वो 7 months की बात कर रहा है, कि आपको लिमिट कितनी दी गई, मोरेटोरियम पीरियड खत्म होते ही, पोस्टपोनमेंट वाला खत्म होते ही, कि इतने टाइम तो पोस्टपोन कर दिया, उसके बाद में आपको कितना टाइम दिया, 7 months दिया गया, जिसके दौरान आपको ये काम करना है। कहाँ से मीनिंग मिला, कहाँ से मिला मीनिंग, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद। इसका मतलब क्या निकला, कई बार अपने क्या करते हैं, गलत पढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। इसके लिए आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि बात क्या बोला है, क्योंकि पहले लगा कि मोरेटोरियम पीरियड में चुकाने, लेकिन फिर जब मोरेटोरियम पीरियड में चुकाना है आपको, जब मोरेटोरियम वाला पीरियड है उसी में चुकाना है, तो फिर 7 महीने एक्स्ट्रा किस लिए दे रहे हो आप, 7 महीने और एक्स्ट्रा दिए ना, तो लोन पेमेंट के लिए दिए गए हैं ना, कि पे कर दो आप 7 महीने बाद भी, मतलब आपको 7 महीने दे दिए कि आप 7 महीने तक पेमेंट कर सकते हो, तो वो 7 months दिए गए हैं पेमेंट के लिए, तो यूज़ किसके लिए, 7 months के लिए। माइंड के लिए मेरे अंदर पिक्चर बनी ना, कि मैंने लोन लिया हुआ है, जो मोरेटोरियम पीरियड है उसके अंदर मुझे चुकाना है, फिर 7 महीने और कैसे दे रहा है आपको बैंक, वो तो फिर चुकाओ आप, हाथों हाथ उसके बाद में चुकाओ, फिर मीनिंग क्या हुआ वहाँ पे कैपिटल लोन का, समझे चीज़। अब मैं आपको दिखेगा क्या, कि मोरेटोरियम पीरियड जैसे एंड हुआ तो अब मेरे पास 7 महीने और है चुकाने के लिए, तो 7 महीने और जैसे ही आपको दिखाई दिए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, अपने आप 7 महीने के लिए वो चला जाएगा, क्योंकि पेमेंट करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए कितना टाइम अपने पास है, 7 महीने हैं। तो किसके दौरान अपने को क्या करना, बिजनेस चलाना है, उन 7 महीनों के दौरान, तो अपने आप ही ड्यूरिंग किसके लिए चला गया, किसके दौरान आपको बिजनेस बढ़ाना है, किसके दौरान चलाना है, 7 महीने के दौरान ना, तो अपने आप 7 months पे चला गया, पीरियड के लिए नहीं है। तो ध्यान देना इस बात पे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे, ऐसे पिक्चर बनानी है। अब माइंड में पिक्चर बनाओगे ना तो चीज़ें क्लियर होगी। एंड सर्विस देयर लोन्स, और अपने लोन्स की क्या है, सर्विस करनी है। सर्विस का मतलब सेवा करनी है, लोन की मदद करनी है, तो सर्विस करनी है, इसका मतलब क्या है, लोन की मदद करनी है, मतलब क्या, लोन को पे करना है। लोन की मदद करना मतलब क्या है, कि लोन बोल रहा है कि भाई मैं, मुझे चुकाओ, नहीं तो मैं बर्डन लेकर आऊँगा, तो उसकी मदद करिए, भाई बर्डन ना ले, हम तेरी मदद कर रहे हैं। तो लोन की मदद कैसे करोगे आप, समझे, चुका कर मदद करोगे, इस तरीके से बात हो रही है, लोन की मदद वैसे होगी। तो ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पूरी बात का, जो एक्सटेंडेड पीरियड है जो दिया गया है, वो हो सकता है ज़्यादा पर्याप्त ना हो, क्योंकि ऑफर किया गया केवल लगभग केवल 7 महीने ही ऑफर किए गए उनके, जिसके दौरान उन्हें अपने क्या करें, क्रैंक अप करना है, चलाना है अपने बिजनेस को, और लोन को क्या करना है, रीपे करना है। इसलिए हो सकता है ये एक्सटेंडेड पीरियड क्या ना हो, आपका पर्याप्त ना हो। उसके बाद में बोला था आरबीआई कुड हैव पुट ऑफ, आरबीआई कर सकता था, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर सकता था, स्थगित कर सकता था, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जो इकट्ठा हो रखा इंटरेस्ट, जो ब्याज है, रीपेमेंट, उसकी रीपेमेंट को, इंटरेस्ट रीपेमेंट मतलब इंटरेस्ट की रीपेमेंट को, बाय 1 ईयर, 1 साल के लिए, 1 साल के द्वारा वो क्या कर सकता था, उसको पोस्टपोन कर सकता था। मतलब 7 मंथ दिया तो वो 1 ईयर भी दे सकता था।
अब यहाँ पे कुड हैव यूज हुआ है, देखो परफेक्शन यूज हुआ है। अब यहाँ पे अपने बात करें कैन हैव, कुड मिनिमम पे बात करता है, ठीक है। अगर अपने कुड आपका पास्ट में बात करता है, अब हैव जब लग जाता है परफेक्शन तो एक टाइप से वो पास्ट हो जाता है, लेकिन विद कनेक्शन होता है। कुछ के लिए तो विद कनेक्शन होता है, कुछ के लिए विदाउट कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे टू के लिए जैसे अपने बात करें डज हैव है जो आपका हैज़ है, या डू हैव है, वो प्रेजेंट तक कनेक्शन देगा, पास्ट होते डिड हो जाएगा। अगर अपने पास्ट की बात करें विद कनेक्शन की तो डिड हैव होगा, और विदाउट कनेक्शन के लिए भी डिड हैव ही होगा, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। समझ में चीज़, उसके बाद पास में क्या नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो दोनों तरीके से वर्क करता है। जैसे मैंने आपको वो टेंस वाली बताई थी ना, टेंस वाली एक वीडियो में मैंने आपको, आई थिंक आप गो थ्रू कर लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में क्या डायरेक्ट ही मिलेगी, ये वीडियोस आपको डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर आपको मिल जाएगा टेंस से रिलेटेड जो वीडियोस में गो थ्रू कर लेना। उसके अंदर मैंने आपको आई थिंक बताया हुआ है कि जो आपके क्या होता है कि प्रेजेंट के पास पीओ एंड कलर दोनों होते हैं, और पास्ट के पास में ओनली पीओ होता है, कलर नहीं होता, और कलर का काम भी पीओ करता है। तो वो चीज़ चेक कर लेना, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। समझे जी, वो प्रैक्टिकल वो फॉर्म में अपना जो कॉन्सेप्ट लिया था ना एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या कि जो आपका क्या, जैसे टू हैव की बात करें तो टू हैव कनेक्शन के लिए भी यूज होता है, विदाउट कनेक्शन के भी। उसका टुड फॉर्म में कोई पास्ट ईडी लगकर कोई पास्ट होता नहीं है, तो पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है और परफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुड हैव में अपनी बात करें तो आपका क्या हो सकता है विदाउट कनेक्शन, और कनेक्शन के साथ में बात कर सकता है। अगर विदाउट कनेक्शन ही होगा, कनेक्शन के साथ बात करेगा, क्योंकि कैन का अगर अपने पास्ट की फॉर्म में बात करें तो कुड हैव आपका विदाउट कनेक्शन भी बात कर सकता है। लेकिन कैन के साथ बात करें तो कैन का तो पास्ट कुड होता है ऑलरेडी, तो आपको विदाउट कनेक्शन बात करनी क्यों है। कैन हैव जो होगा ना वो क्या होता है आपका कनेक्शन के साथ ही बात करता है। परफेक्शन मतलब पास्ट में बात हुई है उसको कनेक्ट करता है प्रेजेंट तक। लेकिन कुड हैव है वो आपका पास्ट के लिए भी बात करता है, पास्ट के पास्ट परफेक्ट के लिए बात कर सकता है, और पास्ट के लिए भी बात कर सकता है। उस चीज़ को एक बार गो थ्रू कर लेना तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो जो न्यू स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो क्या होगा आप लोगों के साथ, वो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा, यहाँ कार्ड्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगी वो, मैं उसकी लिंक दे दूंगा उस वीडियो की आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन उसको गो थ्रू करोगे तभी आप लोगों के समझ में आएगा कि सर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आपने इस तरीके से कभी टेंसेस वगैरह आपने स्ट्रक्चर रटी है, कभी कॉन्सेप्ट की फॉर्म में तो कभी कुछ किया ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ तो कुछ किया हुआ है नहीं अपना। तो ये साइंटिफिक अप्रोच अपनी पूरी की पूरी समझ में आई चीज़। तो यहाँ पे कुड हैव है वो हो सकता है अपने यहाँ पे पढ़े 1 ईयर, तो बोला है उसने आरबी कर सकता था, कब तक प्रेजेंट तक कनेक्शन ले रहा है, मिनिमम पे बात बोली है इसने, कुड का मतलब मिनिमम, प्रेजेंट पे क्योंकि प्रेजेंट पे बातें चल रही है ना कि आरबी ने ऐसा किया, मतलब 7 मंथ्स दिए तो वो 1 साल भी दे सकता था, मतलब अभी भी दे सकता है, चाहे तो अभी भी दे सकता है। मतलब बात ये कि आरबी इस 7 मंथ्स की जगह 1 साल भी तो दे सकता था, अगर उन्हें गलती का एहसास हो जाए तो अभी भी तो दे सकता है, मतलब कनेक्ट कर रहा है ना प्रेजेंट तक, दे सकता था। इसका मतलब क्या, अगर अपने पास्ट में रख दें तो मतलब कनेक्शन कट हो जाए कि आरबीआई ऐसा कर सकता था, तो कर सकता था इसका मतलब अब नहीं कर सकता, लेकिन ये काम तो अभी भी कर सकता है, मतलब प्रेजेंट तक के साथ क्या है कनेक्शन है। कि आप ऐसे भी तो कर सकते थे इस चीज़ को, तो आपने बोला नहीं किया तो अब कर लो, तो कनेक्शन है या नहीं, ऐसे कर सकते थे, इसका मतलब क्या है प्रेजेंट तक उसका कनेक्शन है, इस तरीके से बात करता है। तो आरबीआई क्या कर सकता था 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर सकता था, मतलब 1 ईयर का टाइम दे सकता, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के। इट माइट वेल फाइंड, ये माइट वेल फाइंड कर सकता है अच्छे तरीके से इट सेल्फ खुद को, इन ए सिचुएशन, कौन आरबीआई की बात कर रहा है, इन ए सिचुएशन एक सिचुएशन में वेयर जहाँ इट इज़ फोर्स्ड, ये फोर्स्ड हो, क्या हो ये फोर्स्ड हो, मतलब इस पर फोर्स हो, मजबूर हो, टू ऑफर करने के लिए अनदर एक्सटेंशन, एक और एक्सटेंशन, मतलब एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंशन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो मतलब क्या हुआ आरबीआई ऐसा भी कर सकता था, 1 साल के लिए भी कर सकता था। इट माइट वेल फाइंड, वे अच्छी तरह से खुद को फाइंड करेगा एक सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में फाइंड कर सकता है खुद, ऐसी सिचुएशन में आरबीआई आ सकता है कि जहाँ पे ये फोर्स्ड हो कि ऑफर और करना पड़े, उसे एक और एक्सटेंशन देना पड़े नेक्स्ट मंथ्स में। तो हो गया ना कनेक्शन, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ्स में भी देना पड़ सकता है, क्योंकि इससे तो गड़बड़ होगी, 7 मंथ्स में तो रीपेमेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो ऐसा करना पड़ सकता है। इस तरीके से सिचुएशन को पूरी को बात उसने की है, इसलिए कुड हैव यूज हुआ है, ऐसा कर सकता था, कर सकता है नहीं कर सकता था, इसलिए उसको क्या किया, जो एक्शन किया है उस एक्टिविटी को उसने क्या किया पास्ट में किया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है प्रेजेंट तक। प्रेजेंट परफेक्ट यही होता है ना, एक्टिविटी पास्ट की होती है और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक होता है
प्रेजेंट तक होता है। ये चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप एक बार और रिवाइज कर लेना। समझ में आई ना यहाँ पे बात। अगर कुड होता डायरेक्ट यहाँ पे तो क्या होता, कर सकता है, कुड कर सकता था, डायरेक्ट बोले पास्ट में कर सकता था, अब नहीं कर सकता। डायरेक्ट कुड अगर अपने पास्ट की फॉर्म में लिए, दो वर्किंग होती है कुड की, प्रेजेंट और पास्ट। मिनिमम पे बात करें प्रेजेंट में, और मिनिमम पे बात करें अपने कुड कर सकता है, तो ठीक है कर सकता है, इसका मतलब अभी भी अब कर सकता है। कुड हैव का मतलब क्या होगा, कर सकता था, मतलब 7 मंथ्स की जगह 1 ईयर दे सकता था और अभी भी दे सकता है। ये दोनों बातें शामिल करता है। कौन कौन सी, कुड वाली पास्ट वाली भी शामिल करता है, कुड वाली प्रेजेंट वाली भी शामिल करता है, दोनों बातों को कनेक्ट करता ही। क्योंकि प्रेजेंट वाली को कनेक्ट करने के लिए परफेक्शन खींच कर लाना पड़ेगा, और पास्ट वाले के लिए पास्ट है ही, तो कुड हैव। पास्ट वाले के लिए पास्ट है, कुड है, पास्ट में कर सकता था, और खींच कर लाने के लिए हैव लगा दिया। उसी मतलब जहां जिस पॉइंट, अब जिस पॉइंट पे उसने किया वो तो पास्ट में है आपका, ठीक है, और उसको अभी भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो उसको उसके इंपैक्ट को कहाँ तक ला रहे हैं, प्रेजेंट तक खींचने हैं। तो खींचने के लिए अपने क्या करते हैं, परफेक्शन के एलिमेंट को ठोक देते हैं ना, वो अपने आप खींच लेता है। समझ में, खींचने के लिए उस एलिमेंट को यूज कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। द इंक्रीज इन ग्रुप एक्सपोजर, जो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है, ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है, उसमें जो इंक्रीज है फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए टू 30% तक, फ्रॉम किससे 25% से, विल हेल्प, वो हेल्प करेगा। अब आप सब्जेक्ट डायरेक्ट ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। जैसे आप जाओगे सारी चीज़ें खाती जाएगी, तो इंक्रीज यहाँ पे मिल जाएगा। वो इंक्रीज हेल्प कर सकता है लार्ज कॉरपोरेट बोरोवर्स, कॉरपोरेट का मतलब संगठन वाले जो बोरोवर है, एक संघ मिलजुल कर जो बिजनेस करते हैं, उन बोरोवर्स की हेल्प कर सकता है। कौन कर सकता है, बोरोवर्स कौन से, उसके एक्सटेंड में हु मे फाइंड, बोरोवर्स जो फाइंड कर सकते हैं खुद को, मतलब चांसेस हैं उनके 50-50, दैम सेल्स खुद को हैंडीकैप्ड, फाइंड दैम से खुद को हैंडीकैप्ड फाइंड कर सकते हैं, मतलब अयोग्य फाइंड कर सकते हैं। मतलब हैंडीकैप का मतलब विकलांग एक टाइप से, मतलब मजबूर होना। इन रेजिंग फंड्स, फंड बढ़ाने के में, फ्रॉम द मार्केट्स नाउ, मार्केट से अभी, अब मार्केट से फंड बढ़ाने में जो खुद को हैंडीकैप्ड यानी मजबूर से, मतलब फंड नहीं बढ़ा पाएंगे, कि लोग भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, उस तरीके से बोल रहा है ये, तो उनकी वो हेल्प करेगा। कौन, इंक्रीज जो हुआ है किसमें, ग्रुप एक्सपोजर लिमिट में, बैंक्स के लिए। अब सर दिक्कत ये हुई, और तो ठीक है सेंटेंस समझ में आ गया, लेकिन ये टर्म समझ में नहीं आई। ग्रुप एक्सपोजर लिमिट क्या होती है, बैंक के लिए जो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है वो क्या होती है। तो ये बैंकिंग टर्म है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। ग्रुप एक्सपोजर लिमिट अपने बात करें, इंडिविजुअल एक्सपोजर लिमिट भी होती है, ग्रुप भी होती है। देखो कोई बैंक है, मान लीजिए आप लोगों को बैंक ने कितने लाख का लोन दिया, अपनी औकात कितनी, कितने लाख की औकात अपनी, 20,000 का लोन दिया, अपनी औकात अभी इतनी है, बेरोजगार अपने, ठीक है, तो अपने को बैंक ने क्या किया, 20,000 का लोन दिया, ठीक है, तो वो अपने लिए तो लोन हो गया, लेकिन बैंक के लिए क्या हो गया, एक्सपोजर लिमिट होगी। उसने खुद को एक्सपोज कर दिया एक टाइप से, मतलब उसको रिस्क की फॉर्म में बोल सकते हो आप, क्या आपको लोन दिया तो रिस्क है ही, ठीक है, 20,000 का लोन दिया तो भी क्या अपने लिए तो रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अपने बेरोजगार है, तो ठीक है। यहाँ पे अपने बात करें तो जो रिस्क हो गया बैंक के लिए, कि उसके चांसेस क्या है कि 20,000 का लॉस लग सकता है, कि अपने अगर भाग जाएं तो, ठीक है, कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो चाहे आप, ठीक है, तो 20,000 का लोन दिया, तो वो अपने लिए क्या हो गया, वो अपने लिए एक टाइप से अपनी बात करें, बैंक के लिए क्या हो गया, एक्सपोजर लिमिट हो गई वो, कि एक्सपोज कर दिया बैंक को कि 20,000 का उसको घाटा लग सकता है। अब ग्रुप एक्सपोजर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसको बैंक ने मान लीजिए अपनी बात करें 2 करोड़ का लोन दिया, तो वो उस कंपनी के लिए जो बिजनेस है ग्रुप की फॉर्म में जो चल रहा है, एक संगठन की फॉर्म में चल रहा है, उसके लिए तो वो लोन हो गया, ठीक है, लेकिन बैंक के लिए वो एक्सपोजर हो गया, कि उसको रिस्क है उसका कितना हो गया, बैंक का 2 करोड़ का क्या हो गया, रिस्क हो गया बैंक के लिए। समझ में आई चीज़, वो होती है एक्सपोजर लिमिट। तो पहले वो लिमिट थी वो 25% थी, मतलब क्या 25% तक आप क्या दे सकते हो, लोन दे सकते हो। अब वो 30% बढ़ा दी, मतलब आप अपनी एक्सपोजर लिमिट को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब लोन अब आप पहले 25% दे सकते थे, मतलब 100 में से 25 रुपये दे सकते थे, अब 100 में से 30 दे सकते हो। अब लोन 30 रुपये, 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना अपने को, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो बैंक के लिए नहीं अपने लिए, तो इसने बोरोवर्स के लिए हेल्प करेगा, ऐसे बोला है ना। उन बोरोवर्स के लिए क्या है, ये प्लस पॉइंट है या नहीं है, समझ में आई ना। ये बैंकिंग टर्म है, इस तरीके से करनी होती है बैंकिंग टर्म को। क्या करते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए, खुद पर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे अपने 20,000 वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब अपने को देखो, अपने ऐसे सोचो कि अपने को 25,000 रुपये, 25% के बाद 25,000 रुपये बैंक पहले देता था, लिमिट दी थी आरबीआई ने कि 25,000 मैक्सिमम आपको देने हैं उस बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपको पास होता है उस तरीके से अपने देखें उसकी जो अपने ये जो 25% होता है वो एसेट्स है, जैसे अपने पास कितने भी स्टूडेंट को मिल जाता है, इसे
जो मान ली बैंक जो कोई भी कंपनी ले रही है उसके पास एसेट, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग 25% दिया, मतलब कितना रुपये उससे मिल सकते हैं अगर उसकी बोली लगाई जाए, अगर पे ना किया जाए तो कितने पैसे उसके मिल सकते हैं, उन पेमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग उस कंप्लीट पेमेंट का, मतलब 100 रुपये की अपनी प्रॉपर्टी अपनी कोई चीज़ है तो 25 रुपये अपने को क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। ये उसको एक्सपोजर लिमिट दी गई थी उनको, ठीक है। अब उसको बढ़ाकर 30 दे दिया तो अपने लिए फायदा है ना कि अपने को 5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 25,000 की जगह 30,000 5,000 रुपये अपने को एक्स्ट्रा मिले, तो अपने के लिए बेनिफिट होगा कि अपने को ज़्यादा लोन मिला, तो ज़्यादा लोन मिलेगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उस तरीके से बोला है कि लार्ज जो कॉर्पोरेट बोरोवर उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ग्रुप एक्सपोजर है, बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके लिए क्या किया गया, लिमिट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, किसे 25 से 30। लेकिन बैंक के लिए प्लस है या नेगेटिव, बैंक के लिए वैसे तो नेगेटिव है ही, क्योंकि उसका रिस्क बढ़ गया, और अगर पेमेंट होती है इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक के लिए प्लस है, अगर जो बोरोवर्स है वो टाइम टू टाइम पे करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो बैंक के लिए रिस्क है, एनपीए के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर बोरोवर पे नहीं करता है। सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहे हो क्या आप लोग, एनपीए को कैसे एनपीए बढ़ता है, किस तरीके से लोन दिया जाता है, सारी चीज़ें हो रही है ना। यहाँ पे मैं इतना करवा नहीं सकता ये चीज़ें, क्योंकि अपनी क्लास क्या है, इंग्लिश की क्लासेज है, कभी बाद में देखेंगे बैंकिंग भी करवाएंगे आपको, सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, बैंकिंग मैथ्स रीजनिंग सब करवाएंगे, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। अब आगे चलते हैं अपने आगे। इसने बोला देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट, वहाँ पे क्या थे नहीं था, सम डिसअपॉइंटमेंट। अब आप बोलो सर सम यूज़ हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट्स होना चाहिए, सम दोनों के लिए यूज़ होता है, आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए, और सम आपका काउंटिंग की फॉर्म में बात करता है, पार्ट को बताता है। जैसे अपने बात करें सम प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, मैं क्या कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ सम कुछ प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत या कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। सम प्रॉब्लम्स का मतलब अलग अलग टाइप की क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा हूँ मैं, फेस कर रहा हूँ। डिसअपॉइंटमेंट मतलब डिसअपॉइंटमेंट, निराशा आई है, कुछ निराशा आई है, तो निराशा एक ही है लेकिन कुछ फॉर्म में, मतलब उसका थोड़ा पार्ट आया है निराशा का, बहुत सारी निराशाएं नहीं आई। देयर वॉज सम डिसअपॉइंटमेंट, कुछ निराशा है इन द मार्केट्स, किसमें, मार्केट्स में, दैट की द आरबीआई डिड नॉट रिलैक्स नॉर्म्स, आरबीआई ने नहीं क्या नहीं किया, नॉर्म्स जो नियम वगैरह उनको रिलैक्स नहीं किया फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग बाय लैंडर्स, किसके द्वारा, लोन रीस्ट्रक्चरिंग है ना लैंडर्स के द्वारा, तो लैंडर के द्वारा जो लोन रीस्ट्रक्चरिंग की एक्टिविटी होती है, डायरेक्ट एक्टिविटी है उसकी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग होती है लैंडर्स के द्वारा, उसके लिए तो यहाँ पे ये आपका जेरेंड हो जाएगा। समझ में आया होगा कि आरबीआई डिड नॉट रिलैक्स, उसने रीस्ट्रक्चरिंग बाय लैंडर के द्वारा, जो बैंक वगैरह उनके द्वारा, उसको क्या नहीं किया है, रिलैक्स नहीं किया, ये डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ा। द सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हैज़ प्लेड इट्स कार्ड्स, आरबीआई क्या कर चुका है, अपने कार्ड्स को प्ले कर चुका है वेल, अच्छे तरीके से, हेयर यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग, जानने का कोई रास्ता नहीं है, तरीका नहीं है, द ट्रू नोइंग द, क्या जानने का, नोइंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रेस, ना जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है, उसकी ट्रू जो हद है, कितनी हद तक डिस्ट्रेस है, कितनी हद तक प्रॉब्लम है, उसको जानने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए आरबीआई क्या कर चुका है, अच्छी तरीके से अपने कार्ड्स को प्ले कर चुका है, जो चीज़ उसने दी है, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए था, ये सिचुएशन देनी चाहिए थी आपको, 7 मंथ्स की जगह 1 ईयर देना चाहिए था, और भी चीज़ें देनी चाहिए थी, रिलैक्स करना चाहिए था, लेकिन आरबीआई ने नहीं किया, थोड़ी चीज़ें सही नहीं की, क्योंकि उसे पता नहीं है कितनी बड़ी डिस्ट्रेस हो सकती है, इसलिए उसने सही तरीके से जो किया है, जो सही तरीके से किया है, आगे कुछ और दे देगा, ठीक है, ये बात उसने बोली। एंड हैंस, और इस प्रकार, इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट होगा, टू प्रपोज, प्रस्ताव करना, प्रस्तावित करना, द राइट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, सही रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स को, मतलब सही जो नियम है उनको प्रपोज करने का प्रस्ताव रखना, मतलब सही तरीके से क्या नियम बनाए जाए, वो अभी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है कितनी डेप्थ तक आपके क्या है, डिस्ट्रेस है। चांसेस आर दैट, चांसेस है कि दिस में वेल फॉर्म, ये अच्छे तरीके से फॉर्म कर सकता है, पार्ट ऑफ द आरबीआईज नेक्स्ट अनाउंसमेंट, आरबीआई के नेक्स्ट अनाउंसमेंट के पार्ट को फॉर्म कर सकता है। चांसेस ये है कि ये जो बात उन्होंने की है, ये क्या कर सकता है, आरबीआई के नेक्स्ट अनाउंसमेंट के पार्ट को फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे सर दैट और दिस साथ में आ गया, तो गड़बड़ है, वह यह है, दोनों बातें, या तो दैट बॉय होना चाहिए, दिस बॉय, दैट दिस बॉय, वह यह वो कैसे हो जाएगा, वो यो नहीं होगा, ठीक है, यो तो कुछ नहीं है, वो यह लड़का, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, तो दिस दैट यहाँ पे अलग है, दैट यहाँ की तरह वर्क कर रहा है, और दिस यहाँ पे जो आपका इंडिकेशन की तरह वर्क कर रहा है, मतलब इस पूरी बात के लिए यूज हो रहा है। चांसेस है कि दिस, ये, ठीक है, तो ये आपका दैट वह की तरह नहीं है, वह की तरह होता तो गलत
होता। समझ में, क्योंकि दैट की 3 वर्किंग होती है, 1 वर्किंग नहीं होती। इसलिए अपने कभी एग्जाम में क्या नहीं होता, एग्जाम में या फिर पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता कि दिस दैट साथ साथ कैसे आ गया, क्योंकि अपने को यही नहीं पता दैट की वर्किंग कितनी होती है। समझ में आई चीज़। इसलिए बोलता हूँ आपको, कुछ मत करो, चाहे एलिमेंट्स की वर्किंग देख लो कि एलिमेंट की वर्किंग क्या क्या होती है, तब आपकी चीज़ें क्लियर हो। वो सारी वर्किंग माइंड में लेकर आनी पड़ेगी। आप एक मीनिंग माइंड में रखते हो, उस मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, गलत चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो उस वे में आया ही नहीं है। अपने बात करें, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, आपने मुझे पार्टी में इन्वाइट किया, मैं एज ए गेस्ट की फॉर्म में या टीचर की फॉर्म में आया हूँ। एक गेस्ट की फॉर्म में आप बोलोगे ये तो टीचर है, ये पढ़ा क्यों नहीं रहा, पार्टी में आकर मैं पढ़ाऊंगा क्या आप लोगों को। बोर्ड कंधे पे रखा हुआ है मार्कर, और वहाँ पे पार्टी में आकर ठोक दिया वहाँ पे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को, और लग गया हाँ बैठ जाओ सारे लाइन से, साथ में जीमो आराम से, और साथ में क्या करो, पढ़ो। सबको पढ़ाऊंगा साथ साथ, ठीक है। एक स्टूडेंट को बोल दिया तू मुझे रसगुल्ला खिलाता रहे साथ साथ, ठीक है, और सारे लाइन से लगा दिए, जितने भी लोग आए हुए हैं वहाँ पार्टी के अंदर सबको लाइन से बिठा दिया कि हाँ ध्यान दो बोर्ड की तरफ, साथ साथ खाना खाओ, ठीक है। ये तो नहीं होगा ना। तो मैं टीचर हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं गया तो एज ए गेस्ट फॉर्म में गया हूँ, तो टीचर की फॉर्म में थोड़ी जाऊँगा ना मैं। समझ में आई चीज़। ये समझ में आ रही है कि आपकी बातें। पिकनिक पे अपने घूमने जा रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाऊँगा, टाई वगैरह लगा के पिकनिक पे घूमने जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं अपने, तो टाई लगा कर जाऊँगा। सोऊंगा तो टाई लगा कर सोऊंगा क्या, मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं तो ऐसे ही सोऊंगा, जूतों के साथ ही सोऊंगा, टीचर हूँ मैं, फॉर्मल ड्रेस में हूँ, ऑफिशियल फॉर्म में रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो नहीं होगी ना। तो वर्किंग होती है ना पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो सेम के सेम वर्किंग है, एलिमेंट्स की होती है। करते क्या हो आप लोग, समझ में आ रही है चीज़। इसलिए है ना, वर्किंग देखा करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, सेंसिबल वे में पिक्चर बनाते हुए। आई थिंक क्लियर आप लोगों के। शानदार वाला था ना ये वाला एडिटोरियल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या मिली है, सीखने को मिली है। समझ में आई चीज़। और एक आप है ना ये बैंकिंग वाला भी वो देख लेना, क्योंकि देखो जो एडिटोरियल वगैरह अपने करते हैं तो जरूरी नहीं है ओनली इंग्लिश बना रहे हैं। ये इंग्लिश का यही तो प्लस पॉइंट है, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट करवा देता है, सबसे शानदार सब्जेक्ट है ये, सब कुछ करवा देता है, अपने अंदर सब कुछ ले आता है। साइंस भी बता देता है, कंप्यूटर वगैरह जितनी चीज़ें, सब चीज़ें, जनरल अवेयरनेस सब बताता है। जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बैंकिंग की कोई चीज़ आई थी एडिटोरियल में, अगर अपनों ने यहाँ पे डिस्कस किया तो आपके समझ में आया ना कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ठीक है। जो अपने बात करें, जो एक्सपोजर लिमिट है वो क्या होती है, लोन कैसे दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर हुई, ठीक है। एनपीए वगैरह बहुत सारी चीज़ें। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, जो आपके जैसे मान लीजिए जिसमें बैंक लोन वगैरह ना चुकाया जाए तो बैंक पे जो घाटा लगता है उसको एनपीए बोलते हैं। समझ में ये चीज़, जो मतलब उसकी टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो जाए तो एनपीए हो जाता है वो। तो ये चीज़ें आपकी समझ में, तो इसका मतलब है इंग्लिश से अपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो एडिटोरियल वगैरह पढ़ने से, इंग्लिश पढ़ने से ओनली इंग्लिश नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्यों नहीं करते इस चीज़ को, ध्यान रखना चाहिए इस बात को, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का सब्जेक्ट। समझ में आ रही है ना बात, कि एडिटोरियल पढ़ोगे तो जनरल अवेयरनेस, जीके भी आपका क्या होगा, बूस्ट होगा। बैंकिंग टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर ये तो चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अगर ना एक्सप्लेन करता तो आप क्या करते, यहाँ पे देखा एडिटोरियल में पढ़ा कि ये टर्म्स है, तो आप क्या करते, फिर उसको सर्च करते कि ये चीज़ होती क्या, मुझे तो समझ में, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर लिमिट आप इसमें, एक्सपोजर का मतलब सामने आने की लिमिट क्या होगी भाई, प्रदर्शन की लिमिट क्या होगी, तो आप उसको क्या करते, चेक करते। बैंकिंग में एक्सपोजर लिमिट क्या होती है खुद से चेक करते, तो भी आपकी चीज़ वो बनती है। एक्सपोजर लिमिट आपने कभी अगर सुना भी नहीं है तो वो नई चीज़ आ जाती, कभी इंटरव्यू में कोई पूछ ले, एग्जाम में अगर बाई चांस पूछ ले, एग्जाम में ये आ सकता है कि एक्सपोजर लिमिट को कितना कर दिया आरबीआई ने। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर मैं बात करूं एक्सपोजर लिमिट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे जीके की। अगर अपने करंट अफेयर की बात करें, क्या कि लिमिट को कितने परसेंट से कितने परसेंट तक कर दिया गया है, 25% या 30% कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कवर होती है एडिटोरियल पढ़ने से। लेटेस्ट वाले वो करंट अफेयर को भी करवाते हैं, समझ में आया। तो इसलिए रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बढ़ाओ। आई थिंक क्लियर आप लोगों के, रिवाइज कर लेना अच्छे से फिर से इसको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली जो अपनी क्या है वोकेब क्लास में, जो इसके जस्ट बाद होनी है, ठीक है। मिलते हैं फिर वोकेब क्लास में। कई बार हमारे संबंधों में कोई मनमुटाव आ जाए तो हम उन संबंधों को तोड़ना ही श्रेयस्कर समझते हैं, परंतु क्या यदि आपके हाथ या पांव आहत हो जाए तो क्या आप तब भी यही उपाय करते हैं? नहीं, आप उनका उपचार करते हैं, ना कि उन्हें काटकर अपने शरीर से फेंक देते हैं। इसी प्रकार संबंधों में भी यदि कोई मनमुटाव आ जाए या उलझन आ जाए तो उसे सुलझाना चाहिए, संबंध की डोर को ही काट नहीं देना चाहिए। स्मरण रहे, संबंध भी हमारे शरीर की भांति ही होते हैं। यदि कोई मनमुटाव आ जाए तो धैर्य और समझ की औषधि से उनका उपचार करना ही श्रेष्ठ उपाय है। नीतियां मेरी,
नियति आपकी